मैं देता हूँ। मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इस तरह का ट्रैवल करना अनकरीब आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई, बल्कि इंतहाई से भी ऊपर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो इंतहाई मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने जा रहा है। पेट्रोल का स्टॉक सिर्फ चंद दिनों का रह गया, चंद हफ्तों की बात नहीं कर रहा मैं, चंद दिनों का स्टॉक रह गया नाज़रीन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेट्रोलियम कंपनियों ने बाकायदा तौर पे, ऑयल कंपनीज़ ने हुकूमत को ख़बरदार किया है, उनको उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो एक लेटर लिखा है। अब सूरत हाल क्या है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मक्के जा रहा हूँ, हरम शरीफ की ज़ियारत करूँगा, उम्रा अदा करूँगा। मदीना पहले हम थे, उसके बाद रियाद पहुँचे, रियाद से मक्का जा रहे हैं हम। ये सफ़र तो बड़ा अच्छे से कट रहा है, लेकिन मुझे ये ख़बर पढ़ के, रास्ते में बैठा था, लैपटॉप मेरे सामने खुला है, ये ख़बर सुन के मैं एक दफ़ा परेशान हो गया कि जो मेरे पाकिस्तानी भाई इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, या इनफैक्ट मैंने भी अभी यहाँ से उम्रा मुकम्मल करके पाकिस्तान चला जाऊँगा, तो ट्रांसपोर्ट का क्या होगा? मतलब हम क्या करेंगे? पूरा मुल्क हॉल्ट हो जाएगा, पूरा मुल्क मुंजमद हो जाएगा, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी, सामान की तरसील नहीं हो पाएगी, लोग बाहर काम पे नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपका मुल्क, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग मान नहीं रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको दिलासा दे रहे हैं। हमारा मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। अब मैं आपको ये जियो टीवी की खबर है, सॉरी डेली पाकिस्तान की खबर है, जो कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हुआ ये नाज़रीन कि बैंक एलसीज नहीं खोल रहे हैं। माज़रत के साथ, क्योंकि मैं सफ़र में हूँ, आपको हो सकता है अजीब लग रहा हो, फ्रेम हिल रहा है मेरा, आपको फील हो रहा हो यार फ्रेम ठीक नहीं है, फ्रेम को भूल जाएं आप, मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना आपको, आपने आवाज़ सुननी है। ऑयल कंपनीज़ ने उसकी जो एडवाइजरी काउंसिल है OCAC, उन्होंने मुल्क में तेल के बहरान की घंटी अब बजा दी है। लिखा जा रहा है कि OCAC ने इसकी हसासियत को परखते हुए हुकूमत को ख़त लिखा है। ख़त में लिखा है कि बर वक्त एलसीज़ ना खुलने से मुल्क में तेल के बहरान का शदीद खदशा है। बर वक्त एलसीज़ को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम किरदार अदा करें। अब ये पेट्रोल हमारे यहाँ तो निकलता नहीं है, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल कंपनीज पेट्रोल इंपोर्ट करती हैं, बैंक एलसी खोलती हैं, वो एलसी दिखा के जो ऑयल कंपनी है वो वहाँ से फिर ऑयल मंगवाती है। बैंक एलसी नहीं खोल रहे, और ये बहुत दिनों से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बैंक एलसीज नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे बैंक एलसीज? इस पे आते हैं। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, मगर मैं आपको आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप समझ लें कि वो 4 अरब डॉलर में से भी 2 अरब डॉलर हमारे नहीं है। ये 2 अरब डॉलर अगर हम, स्टेट बैंक इजाज़त दे देता है कि इन 2 डॉलर्स को इस्तेमाल करके आप बाहर से सामान मंगवा सकते हैं, तेल मंगवा सकते हैं। अद्वियात की किल्लत होने जा रही है, वो खुदनी तेल जो मलेशिया से मंगाते हैं, पाम ऑयल, उसकी किल्लत होने जा रही है, वो भी नहीं मिलेगा आपको, खाना भी आपको सूखी रोटी खानी पड़ेगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपके स्टेट बैंक के पास ज़ीरो, शून्य, कुछ नहीं बचेगा। अगर कुछ नहीं बचेगा तो आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। खुदा ना खासा मेरे मुँह में खाक, डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो गया, जो कि टेक्निकली हम हो चुके हुए हैं। ये ऐसा ही है कि किसी का कर्ज हमने अदा कर रहे हैं, वो अगर हम अदा करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो पैसा बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर वो हम अदा नहीं कर रहे हैं और अकड़ के बैठे हुए हैं, और ये फिर हम कहेंगे यार अभी मेरी जेब में पैसे हैं, भाई वो पैसे मेरे नहीं है, वो किसी के पैसे हैं, मैंने कर्ज लिए थे, मुझे वो वापस अदा करने हैं। उन पैसों को मैं अपनी मलकियत नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक, मैं बड़े पाक सफ़र पे जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करूँगा मेरे पाकिस्तान की खैर हो, ऐसा कुछ ना हो मेरे पाकिस्तान को। तो फिर श्रीलंका वाली हालत होगी हमारी। और आपको पता है श्रीलंका में क्या हुआ था? खाने को अनाज नहीं मिल रहा था, पेट्रोल के लिए कितने दिन कतारों में, मैं घंटे की बात नहीं कर रहा, कितने दिन 1-1, 2-2 लीटर पेट्रोल मिलता था, क्योंकि उस मुल्क में पेट्रोल था ही नहीं। और आप देख लीजिए, आज भी मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनका सर्दियों में 50-50 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। आप अगली गर्मियों में देखिएगा क्या हाल होता है, चीखें निकलवाएंगे ये आपकी। पेट्रोल है नहीं, गैस ख़त्म है, इंडस्ट्री सारी आपकी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैसलाबाद खाली हो चुका हुआ है, सियालकोट खाली हो रहा है आपका। ये और इनको एतमाद की और अदम एतमाद की पड़ी हुई यार। तो ये हाल है भाई इस वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा, आपके मुल्क में माहाना 4,30,000 मेट्रिक टन पेट्रोल, 2 लाख मेट्रिक टन डीजल दरामद किया जाता है। और अगर आपकी सप्लाई चेन, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी सप्लाई, अगर एलसी नहीं खुलती है, आपकी सप्लाई चेन अगर मुतासर हो जाती है एक दफ़ा, तो कम से कम उसको 6 से 8 हफ्ते लगेंगे उसको नॉर्मल होने में। 6 से, अगर ये जो पेट्रोल आप मंगवाते हो ये बहरी जहाज़ों के ज़रिए आता है, उड़ के ऐसे ही नहीं आ जाता, उसको वक्त लगता है, कई महीने लगते हैं पहुँचने में। तो आपके पास अगर 3 महीने के रिजर्व रह गए हैं तो आपको आज ऑर्डर देना है, ताकि उस 3 महीने के बाद अगला बहरी जहाज़ सफ़र करके आप तक पहुँचे। और अगर ये सप्लाई मुतासर हो गई तो अगले 6 से 8 हफ्ते बहरी जहाज़ कोई आ नहीं रहा इस तरफ, आपका तेल कहाँ से आएगा? आपका अपना तेल निकलेगा अलबत्ता,
आपकी हड्डियों में से। ये होने जा रहा है। अबरार शेख साहब हैं न्यूडा से। कहते हैं मेरा सवाल मोदी हुकूमत से मुतल्लिक है। इंडिया में एक बार फिर मुसलमानों को बेघर करने का सिलसिला जारी है। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश सब जगहों पर मुसलमानों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं, उनकी दुकानें, कारोबार ख़त्म किए जा रहे हैं। लेकिन आलमी दुनिया नहीं, आलम काफ़ी होता है। आलम पूरा सोया हुआ है या दुनिया सोई हुई है। मोदी की फैशिस्ट हुकूमत भी अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करें। इंडिया में बसने वाले मुसलमान अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? पहले मुझे आप ये बताएं, ये हमारे एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है, बरादर इस्लामी। भाई बरादर इस्लामी थे इराक भी, ईरान भी, पूरी तारीख हमारी उठा के देख लें, बरादर इस्लामी होते हैं। अच्छा, इधर भी हम कह देते हैं बरादर इस्लामी। वो क्या क्या कुछ नहीं करते, हमें वो धुतकार देते हैं थोड़ी सी रेजगारी दे के। हम समझते हैं पता नहीं बरादर इस्लामी। ये ब्रदर ब्रूदर छोड़ देखें। आप कह रहे हैं इंडिया में बसने वाले मुसलमान अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? आटे पे तो कत्लो गारत शुरू हो गई है। बच्ची की हड्डियां टूट गई हैं, किसी का फलाना हो गया, कहीं चचा ने, किस चीज के लिए? आटा। कभी सुना आपने? तो इसलिए ये कैसे हो सकता है, हिफाजत कैसे हो सकती है? और दुनिया सोई हुई है। दुनिया ने कोई ठेका लिया हुआ है आपका? कशकोल उठा के पहुंच जाते हैं जब दिल करता है, तो देयर इज अ लिमिट टू इट। अच्छा, बाकी रह गया, आप मोदी की बात कर रहे हैं, तो मोदी साहब को तो सीधा देखें, वो क्या कहते हैं, माइट इज राइट। अब इनका बेपनाह रकबा, ये वो मुझे आप बताएं ना कि इंडिया में बसने वाले मुसलमानों का हाल ये है, तो पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों का हाल क्या है? आज की खबर है, आज 1300 कितने रुपए जेल का कारोबार, उसको बिल्कुल ही वो नौकरी से निकाल दिया। वो मुलाकातों कराने के कोई आगे पीछे कर देता था। जुर्म क्या था उसका? मुलाकाती को जो उसको 4 पैसे देता था, 500,000 रुपया देता था, वो उसकी मुलाकात पहले करा देता था, उसको डिसमिस कर दिया गया। और इस मुल्क का जो अरबों खरबों खा गया, और नजर भी आ रहा है, वो ड्राई क्लीन हो गए और हो रहे हैं। भाई पहली बात है, ये गलत है। अभी वादे वही हुए हैं। और एक बात और आप याद रखें कि जेनीवा कॉन्फ्रेंस में ग्रांट्स नहीं दी गई, कर्जे दिए गए हैं, और ये यकमुश्त मिलने नहीं है। अच्छा, और अगर हमने अपने हिस्से के 50% का बंदोबस्त न किया तो वो भी गए। ठीक है जी। इससे भी एक बात अगली है, मेरा सर दुखने लग गया है कि दुनिया भी अपने वादे पूरे नहीं करेगी, और ये एक स्लो प्रोसेस होगा। दूसरी तरफ अभी इन्होंने अरबों रुपए की बहुत महंगी गाड़ियां खरीदी हैं। अच्छा, पहले सवाल कर लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि आलमी दुनिया तो हमारी मदद करती है, कि हम भी अपने लोगों की मदद करते हैं? जो इमदाद मिली है उसका सही इस्तेमाल हो सकेगा? इमदाद तो अभी मिलनी है, और ये इमदाद नहीं है, ये ग्रांट्स नहीं है, ये लोन है। और उससे पहले जितने अरबों रुपए की ये लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में, तो आपके सवाल का जवाब है। और इससे कबल ज़ल्ज़ला में मिली इमदाद तो सारी अशराफिया की, जो ये सारा मुल्क अशराफिया की जेब में है। आप कहते हैं कि जो इस तरह की कोई इमदाद वगैरह मिलती है तो वो कोई अशराफिया की जेब में जाती है। ये पूरे का पूरा मुल्क, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये अशराफिया के ही पहले से जेब में पड़ा है। और ये बुनियादी बातें हैं कि जेनीवा कॉन्फ्रेंस में ग्रांट्स नहीं, कर्जे मिले हैं। जी, अब जरा तज़किरा कर लेते हैं मसाइल का जो हमारी मईशत को दरपेश हैं, और उससे हट के भी जो मसाइल हैं। अब चक्कर ये है कि मुल्क में तेल के बहरान का खदशा पैदा हो गया, और ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत को खत लिखा है और कहा है कि जी अगर बर वक्त एलसीज ना खुली तो फिर मुल्क में तेल का बहरान हो सकता है। और फिर इसमें यह भी कहा गया है कि वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम किरदार अदा करें, क्योंकि एलसीज ना खुलने से कुछ ऑयल कार्गोज जो हैं वो मनसूख हो चुके हैं। खत में यह भी लिखा गया है कि अगर एक बार सप्लाई चेन मुतासर हो गई तो उसकी बहाली में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। मुल्क की ज़रूरियात के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का तेल दरआमद किया जाता है, और माहाना अगर हम बात करें तो 4 से 5 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल और 2 लाख मेट्रिक टन डीजल दरआमद होता है।
तो भाई ये क्यों हो रहा है? और वैसे तो डॉलर बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या ये कोशिश कारगर साबित होगी? और ये तो इंपोर्ट बिल तो ज़ाहिर है कि हमारा उसमें ज़्यादातर हिस्सा वो इसी पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट पे ही हमारा जाता है। तो खुर्रम शहजाद साहब मौशी तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, ये पहले तो हम ये सोचते थे कि जी सस्ता तेल कहाँ से लें, अब तो मामला ये है कि तेल आ ही नहीं रहा क्योंकि एलसीज नहीं खुल रही। तो क्या चक्कर है जी? ये वाकई में बड़ा बहरान आने वाला है कि अभी अगर आप ये देखें कि हम कितना तेल इंपोर्ट करते हैं, तो जो पिछले साल का आपका इंपोर्ट बिल था एनर्जी का सिर्फ, जी जी, वो तकरीबन जो है 22-23 अरब डॉलर के पास था। ऐसे ही है। और इसमें से अगर आप ये देखें कि हम कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, यानी कि एक तो हम क्रूड ऑयल करते हैं जिससे हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और दूसरा हम पेट्रोल और डीजल ये फिनिश प्रोडक्ट्स भी जो है इंपोर्ट करते हैं। तकरीबन जो है हर महीने आपको 1.5 से 2 अरब डॉलर चाहिए, ये सिर्फ तेल मंगवाने के लिए। और अब इश्यू ये है कि देखें डॉलर्स नहीं है तो डेफिनेटली आपको हर चीज राशनिंग पे लेके जानी पड़ेगी, हर चीज का एक अमाउंट, एक क्वांटिटी तय करनी पड़ेगी। तो इशू ये एक तरफ सत्ती साहब के, एक तरफ जो है हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। और अनाउंस करने के बाद भी आज देखें 8 बजे के बाद भी मार्केटें खुली हैं और देर तक खुली रहती हैं, चाहे कोई भी प्रोविंस हो, पंजाब हो या सिंध हो, कहीं पे भी ये चीज लागू नहीं हो रही। इनफैक्ट फेडरल में भी लागू नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम ये कि एक तरफ एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम नहीं करेंगे, और गैस की इस वक्त जो है किल्लत भी बहुत है और लोड शेडिंग भी हो रही है, और उसके साथ साथ आपकी जो जरूरियात है बढ़ती जा रही हैं, तो डेफिनेटली आपको एक पॉइंट पे आके ये फेस करना पड़ेगा जब आप शायद इंपोर्ट इतना ना कर पाए। लेकिन अच्छी चीज ये हुई है कि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली 1 अरब डॉलर की तकरीबन जो है ऑयल इंपोर्ट फैसिलिटी दी है, जो कि ऑफकोर्स टेम्परेरी है। हमारा इशू ये है कि हमें ये टेम्परेरी ब्रीदिंग स्पेसेस मिलती हैं, टेम्परेरी हमें कोई ना कोई आके फंड कर देता है, कोई ना कोई आके हमें भीख दे देता है, तो हम उस पर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। तो हमें सही से अपने एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर जो ऑयल का, ऑयल एंड गैस का, खुर्रम साहब, एक मसला दरअसल ये है ना कि कोई एक चीज हो, कोई एक दर्द हो तो उसका बदावा भी करें। पहले आपको याद है कि वो रशिया से इंपोर्ट होने की बात हो रही थी, तो उस वक्त हमने कहा कि जी वो इंपोर्ट तो कर लें, लेकिन आपके पास एक आध पार्कों के अलावा गालिबन रिफाइनरी नहीं है जो उस आने वाले ऑयल को, जो कि कम रिफाइंड है, उसको रिफाइन कर सके, क्योंकि उसमें सल्फर ज्यादा होता है, फिर आपको कोरोजन का खतरा होता है। तो आपको मैसिव अपग्रेड करने पड़ेंगे अगर वो तेल लेके भी आते हैं, अगर वो सस्ता देते भी हैं।